Hello friends, myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. Friends, today's topic is Resolution and Independence. This is one of the most famous poems of William Wordsworth. Wordsworth, as you know, he is known for his nature's poetry. He has personified natures in his poems and he is also known as harbinger of nature. He is called worshipper of nature and he himself calls a pagan. इन हिज पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो दोस्तों, आज हम बात जो करने वाले हैं वो है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं वो एक रिकलेक्शन होती हैं। पुरानी यादों को वर्ड्सवर्थ इकट्ठा करते हैं और उनको रिकलेक्ट करके एक नया अंदाज उनका आता है और उसको कविता के रूप में वो दर्शाते हैं अपनी पुरानी यादों को। तो दोस्तों, ये जो पोएम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, इस पोएम को अगर जो हम इसको दूसरे टाइटल की बात करें तो इसका दूसरा टाइटल होता है लीच गैदरर। इसका दूसरा टाइटल क्या बनता है? लीच गैदरर, जो कि पहले लीच गैदरर नाम से वर्ड्सवर्थ ने एक अलग पोएम लिखी, लेकिन बाद में लीच गैदरर को रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंस में ही इंक्लूड किया गया। तो दोस्तों, ये जो पोएम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये एक लिरिकल पोएम है। लिरिक, जैसा कि आप जानते हैं, जो लिरिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लायर से आता है, LYRE, और लायर इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड लिरिक इज अ म्यूजिकल कंपोजिशन, अ शॉर्ट म्यूजिकल कंपोजिशन जिसको हम बोलते हैं वो लिरिक होती है। दोस्तों, ये जो वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम लिखी है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये पोएम एक लिरिकल पोएम है एंड इट डिवाइडेड इनटू 20 स्टैंजास। ये पोएम 20 स्टैंजास में बटी हुई एक पोएम है। और अब हम बात कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है। इस पोएम के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड इनका होम बैकग्राउंड है। दोस्तों, ये जो लीच गैदरर पोएम है, इसकी जो सेटिंग है वो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड की सेटिंग है। ये लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड की सेटिंग है, इतना याद रखना है। अभी मैंने आपको जो कुछ बताया है इनमें से ही आपके कई क्वेश्चंस यहां पर तैयार हो जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये तैयार होता है कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस किसकी पोएम है, तो आपका आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ। दूसरा क्वेश्चन, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का टाइटल क्या है, तो आपका आंसर होगा लीच गैदरर। दूसरा टाइटल, ठीक है ना, सेकंड टाइटल क्या है इसका? लीच गैदरर इसका टाइटल होगा। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा यह बनता है कि किस फॉर्म में इसको लिखा गया है, तो योर आंसर विल बी इट इज अ लिरिकल पोएम। ये कैसी पोएम है? ये एक लिरिकल पोएम है। तो इतना क्लियर। फिर एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी सेटिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो आपका आंसर होगा ये लेक डिस्ट्रिक्ट इंग्लैंड में इसकी सेटिंग है। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट को क्लियर किए बिना आगे बढ़ना बहुत गलत होता है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए, बिल्कुल अच्छी तरह से चीजें समझ में आ जाए। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो ये पोएम है, ये वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम है। ये एक लिरिकल पोएम है जिसमें 20 स्टैंजाज हैं। और दोस्तों, ये लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड इसकी सेटिंग है। इसका बैकग्राउंड क्या है? लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड है। और ये जो पोएम है इट वॉज कंपोज्ड इन 1802। ये 1802 में जो है इस पोएम को कंपोज किया गया था, 1802 में कंपोज किया गया था एंड इन 1807 इट वाज पब्लिश्ड। और 1807 में ये इसको पब्लिश किया गया था। और कहां पब्लिश किया गया था दोस्तों? इसको पब्लिश किया गया था 2 वॉल्यूम्स में, जो कि वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स हैं उनका कलेक्शन वर्क है, 2 वॉल्यूम्स। तो उसमें इस पोएम को पब्लिश किया गया था। दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन वर्ड्सवर्थ वॉल्यूम्स, 2 वॉल्यूम्स। इनके वर्ड्सवर्थ के जो पोएम्स का वॉल्यूम्स था 2 वॉल्यूम्स, उसमें इसको पब्लिश किया गया था। कब पब्लिश किया गया था? 1807 में इस पोएम को पब्लिश किया गया था। आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, ये अब बात क्या है इस पोएम में, किस बारे में है? आप इसका दूसरा टाइटल, जैसे कि मैंने बताया, लीच गैदरर के नाम से इसका सेकंड टाइटल आता है। अब ये टाइटल किसको कैसे कनेक्ट करता है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो वर्ड्सवर्थ की बात हम कर रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ जब अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर ये लेक डिस्ट्रिक्ट पर ये वॉक कर रहे थे अक्सर, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ एक मनमोजी हैं।
जैसे डैफोडिल्स पोएम में ही आप वो कहते हैं आई वंडर्ड लॉनली एज ए क्लाउड, तो वो हमेशा बादल, आवारा बादल की तरह ही घूमते रहते थे। तो जब वो प्रकृति को निहार रहे थे, प्रकृति के बीच घूम रहे थे, तब उनको एक वृद्ध व्यक्ति से मिलने का मौका मिला। और वो वृद्ध व्यक्ति जो कि बहुत कमजोर लग रहा था, उसकी आवाज में भी एक कंपन था, वो मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद ये व्यक्ति किसी काम का नहीं है, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता हो। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो इस व्यक्ति ने अपनी जो पूरी यात्रा है, जीवन की जो यात्रा होती है, उसको पूर्ण कर लिया हो। उस व्यक्ति से वर्ड्सवर्थ को मिलने का मौका मिला। वर्ड्सवर्थ का एनकाउंटर उस व्यक्ति से हुआ और उस व्यक्ति से मिलकर क्या बदलाव वर्ड्सवर्थ के माइंड में आए, ये उस बात को दर्शाती है ये कविता। क्योंकि इस पोएम में क्या होता है, ये जो पोएम है इसको अलग अलग स्टैंजास में देखें तो दोस्तों अलग अलग हमें इश्यूज नजर आते हैं, अलग अलग मुद्दे नजर आते हैं, लेकिन कनेक्ट एक ही बात से हैं। तो यहां पर जो इसका जो एक सब्जेक्ट मैटर है वो चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टैंजा 1 से लेकर आप 3 तक पढ़ेंगे, 1 to 3। जब आप स्टार्टिंग के 3 स्टैंजास देखेंगे तो वहां पर जो पोएट है वो डिस्क्राइब करते हैं अपनी, जब वो घूम रहे थे, अपनी वॉकिंग वाली कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं कि किस प्रकार से जो वातावरण था, वो जो माहौल था, जो प्रकृति थी, वो कितनी सुहानी लग रही थी। और बारिश के बाद का जो मौसम था वो वास्तव में बहुत ही प्लेजेंट मौसम था। तो उस वेदर को स्टार्टिंग के 1, 2 and 3, स्टार्टिंग के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ्स में वो डिस्क्राइब करते हैं क्या, द ब्यूटीफुल वेदर। जो ब्यूटीफुल वेदर था, द प्लेजेंट वेदर जो था, उस वेदर को वो डिस्क्राइब करते हैं। और उसके साथ साथ वो खुद के जो इनर जॉय है उसको भी डिस्क्राइब करते हैं इन द इनिशियल पैराग्राफ्स ऑफ द पोएम। जो इनिशियल 3 पैराग्राफ्स हैं, जो स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ्स हैं, समझ लीजिए दोस्तों, स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ्स में जो वर्ड्सवर्थ है वो अपने जो इनर जॉय है उसको डिस्क्राइब करते हैं टू सी द रोमांटिक वेदर। उस रोमांटिक वेदर को देखकर, जो कि एक रात्रि की बारिश के बाद जो एक माहौल पैदा हुआ था, जो एक मौसम बना था, उस मौसम के बाद में वो अपना जो आनंद की एक अंदर की अनुभूति होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमें 4th स्टैंजा से यहां पर चीजें बदलाव सी प्रतीत होती हैं। 4th स्टैंजा से लेके 7th स्टैंजा तक यहां पर वर्ड्सवर्थ इज वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो 4th से लेके 7th स्टैंजास तक जब आप पोएम को पढ़ेंगे तो ही इज क्वाइट वरीड अबाउट हिज फ्यूचर। वो अपने फ्यूचर को लेकर बहुत चिंतित है, बहुत ज्यादा परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि जीवन में ये जो पोएट की लाइफ होती है वो ऐसी होती है, जब वो युवा होता है, यंग होता है, तो फुल ऑफ हैप्पीनेस रहता है, पूरी खुशी उसके साथ रहती है और वो अपनी मनमोजी वाला इंसान होता है और एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। लेकिन वो खुद कहते हैं कि बट देयरफॉर कम इन द एंड डेस्पोंडेंसी, ये लाइन वो खुद बोलते हैं, लेकिन अंत में क्या आती है, अंत में तो वो व्यक्ति पागलपन से, निराशा से भर जाता है। जो एक कवि होता है वो किससे भर जाता है, एक पागलपन से भर जाता है, निराशा से भर जाता है। कुल मिलाकर यूथ जो है, युवा अवस्था तो ग्लैडनेस में बीतती है, एक खुशी में बीतती है, लेकिन अंत जो होता है कवि के जीवन का, जो अंत होता है वो कैसा होता है, वो बहुत निराशा भरा होता है। तो ऐसा पोएट को लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस देखे और वो उन जो पोएट्स की लाइफ में हुए थे वो बात करते हैं जीके चेस्टरटन की, ठीक है ना, ये थॉमस चेस्टरटन की बात करते हैं वो, कि थॉमस चैटरटन की बात करते हैं। थॉमस चैटरटन की बात करें तो वो एक महान राइटर रहे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, अर्ली एज में ही उनकी मृत्यु हो गई। थॉमस चैटरटन की बात करें, इसके बाद वो रॉबर्ट बर्न्स का भी एग्जाम्पल यहां पर देते हैं, रॉबर्ट बर्न्स की डेथ को भी यहां पर रेफर करते हैं इस पोएम में। तो कुल मिलाकर उनको लगता है कि जो कवियों का जो जीवन होता है, जो पोइट्स की जो लाइफ होती है वो ऐसी होती है कि वो स्टार्टिंग में तो यूथ मतलब एक अच्छा लाइफ होती है, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में चीजों में चेंज आता है, एक बदलाव आता है। और वो जो बदलाव होता है वो बदलाव इस प्रकार का होता है जो एक निराशा लेकर आता है।
और वो निराशा उस कवि को मृत्यु में धकेलने के लिए मजबूर कर देती है, ऐसा पोइट को लगता है। लेकिन इसके बाद दोस्तों अगर जो हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि फिर बाद में हम देखते हैं कि जब हम इस 8th पैराग्राफ से आगे जाते हैं या फिर 8th पैराग्राफ पर आते हैं तो उनका एक एनकाउंटर होता है। और एनकाउंटर किससे होता है, मतलब मीटिंग होती है एक ओल्ड लीच गैदरर से। एक ओल्ड लीच गैदरर जो होता है, लीचेस आप जानते ही हैं, तो और उसको आप इमेज देखने के लिए, उस क्रिएचर की इमेज देखने के लिए, उस इंसेक्ट की इमेज देखने के लिए आप उस पर देख सकते हैं, थंबनेल पर भी वो इमेज दी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। तो जो एक लीच गैदरर होता है, जो लीचेस को इकट्ठा करता है, उससे उनकी मुलाकात होती है, जो कि एक एजेड व्यक्ति है। अब उसको देखकर, उसकी कार्यशैली को देखकर, उसके कार्यों को देखकर वर्ड्सवर्थ के माइंड में जो चेंज आता है, वर्ड्सवर्थ के माइंड में एक बदलाव जो आता है, उसको लेकर है ये पोएम रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। ये पोएम है दोस्तों, जो इसका टाइटल है इस पोएम का। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, और फिर मैं आपको ले चलूंगा इसकी मेन लाइंस की तरफ जो उनकी मेन लाइंस है उनको भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। इस पोएम की मेन लाइंस को भी मैं यहां पर आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज अ फेमस पोएम बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये एक फेमस पोएम है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है। इसका दूसरा टाइटल दोस्तों इसका दूसरा टाइटल है लीच गैदरर। सेकंड टाइटल क्या है इस पोएम का, लीच गैदरर, इसका सेकंड टाइटल है। ये एक लिरिकल पोएम है, ये 20 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड पोएम है, और इसके अलावा ये जो पोएम है ये 1802 में कंपोज इस पोएम को किया गया, और 1807 में इसको पोइट के 2 वॉल्यूम्स में, वर्ड्सवर्थ का जो 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स है उसमें इसको पब्लिश कराया गया, उसमें ये पोएम पब्लिश की गई। और इसकी जो सेटिंग की बात करें तो इसकी जो सेटिंग है दोस्तों वो लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड है, यानी कि जो उनका एक होम टाउन था उसकी ही ये सेटिंग है। और ये कहा जाता है कि वर्ड्सवर्थ की मुलाकात किससे हुई थी, लीच गैदरर से हुई थी। तो उसकी मेमोरीज को रिकलेक्ट करके ही ये कविता लिखी गई, जिसका नाम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसमें स्टार्टिंग के 3 पैराग्राफ्स में वो वेदर के सीन को रिप्रेजेंट करते हैं, प्रकृति के सुंदर दृश्य का वर्णन करते हैं, और वो दृश्य जो रात्रि की बारिश के बाद एक मनोरम दृश्य बना हुआ है, और उससे अपने इनर जॉय को वो जोड़कर देखते हैं। लेकिन उसके बाद 4th to 7th स्टैंजाज में क्या होता है, 4th to 7th स्टैंजाज में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पोएट है, मतलब वर्ड्सवर्थ है, वो अपने भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस प्रकार से जो यंग पोएट होते हैं, जैसे कि थॉमस चैटरटन, उन्होंने सुसाइड कर लिया था, रॉबर्ट बर्न्स की अर्ली डेथ हो गई थी, तो उनको उस बात को लेकर वो बहुत चिंतित हैं कि कवि का जो जीवन होता है, युवावस्था बहुत अच्छी होती है, लेकिन वृद्ध अवस्था में आते आते वो पागलपन का शिकार हो जाता है, और अंततः वो मृत्यु को अपनी तरफ खींचने लगता है, और या फिर वो सुसाइड जैसी जो एक वो क्राइम है उसको अंजाम दे देता है। तो दोस्तों ये उसमें था। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसका रिजोल्यूशन भी तो मिलेगा ना। उसके बाद वो उनकी मुलाकात होती है एक लीच गैदरर से, और लीच गैदरर की कार्यशैली को देखकर वर्ड्सवर्थ के माइंड में भी कुछ क्वेश्चन आते हैं और कुछ परिवर्तन आता है। तो वो क्या था, वो सारी बातें क्या थी, उसको डिटेल में जानने के लिए अब हमको स्टडी करनी पड़ेगी इनकी लाइंस। तो दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं इनकी फेमस लाइंस की तरफ इस पोएम की। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पोएम की लाइंस को, एंड स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट लाइन, विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि स्टार्टिंग के जो 3 पैसेजेस हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा नेचर का डिस्क्रिप्शन, कि किस प्रकार से जो पोएट हैं वो वेदर को डिस्क्राइब करते हैं, और एक ब्यूटीफुल सीन जो है उसको वो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ रॉरिंग इन द winds all night. The rain came heavily and fell in floods. But now the sun is rising calm and bright. So you can see the starting 3 lines कि इसमें क्या है, there was a roaring in the wind all night. पूरी रात हवा तेज चलती रही। द रेन केम हैवली एंड फेल इन फ्लड्स, और जो बारिश थी वो बहुत तेजी से आई, और जैसे बारिश आती है ना पूरा पानी भर जाता है, तो चारों तरफ पानी पानी सा ही भर गया था। बट नाउ द सन इज राइजिंग, लेकिन कहते हैं कि अंधेरी रात के बाद उजाला तो आता ही है, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ कि जब वो कहते हैं कि लेकिन जो सन है अब वो चमक रहा है,
राइजिंग काम एंड ब्राइट, और बहुत शांत रूप से, बहुत चमकीला जो सूरज है उसकी रोशनी हो रही है। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स, और जो दूर के जंगल हैं, दूर दराज जंगल, वहाँ पर जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो भी चहचहा रहे हैं। ओवर हिज ऑन स्वीट वॉइस द स्टॉक डव ब्रूड्स, और वहाँ पर जो स्टॉक डव जो कि एक बर्ड है, द प्रेटी बर्ड, वो भी क्या कर रहा है, ओवर इज स्वीट वॉइस, वो भी अपनी मधुर आवाज से वहां पर गीत गा रहा है। द जे मेक्स आंसर्स एज द मैगपाई चैटर्स, जैसे कि मैगपाई चैटर्स करती है उसी प्रकार से जे नाम का एक बर्ड है, जे नाम की एक बर्ड है, वो भी क्या करती है, वो उसकी आंसर देती है, उसकी बातों का उत्तर देती है। सो देयर इज अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर एंड स्पेशली द इन्वॉल्वमेंट ऑफ बर्ड्स। जो बर्ड्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, आपने देखा होगा जब मौसम बहुत सुहाना होता है, जब मौसम अच्छा होता है, तो जो ये पक्षी होते हैं ये चहचहाने लगते हैं, और इनके चहचहाने को मतलब ऐसा लगता है जैसे कि मानो संगीत से पूरा का पूरा हमारा आकाश भर गया हो, और वो जो धुन होती है, पक्षियों के संगीत की जो धुन होती है, वो मन में उतर जाती है। तो ऐसा ही एक मनोरम दृश्य है जो आपको स्टार्टिंग के पैराग्राफ में देखने को मिलेगा। अब सेकंड पैराग्राफ पर आते हैं। All things that love the sun are out of doors. The sky rejoices in the morning's birth. देखिए कितना अच्छा ये डिस्क्रिप्शन है और कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि वो ये कहते हैं कि ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। वो सारी चीज़ें जिनको सूरज से मोहब्बत है, जिनको सूरज से प्यार है, वो सब बाहर आ गई हैं। क्योंकि जो आपने देखा होगा, जो पशु पक्षी या फिर जो ये प्रकृति के जो फूल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सूरज की रोशनी पाकर जो है वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर ये एक वर्णन करते हैं कि ऑल थिंग्स दैट लव द सन आर आउट ऑफ डोर्स। वो सभी चीज़ें जिनको सूरज से लगाव है, सूरज की रोशनी से प्यार है, वो सभी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। द स्काई रिजॉइसेस इन द मॉर्निंग्स बर्थ, और जो आकाश है वो इस सुबह के जन्म पर वो भी आनंद में है, वो भी खुश है। कहने का मतलब जो नया सवेरा हुआ है, इस अंधेरे के बाद में जो सवेरा आया है, ये एक नई रोशनी लेकर आया है, नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। तो इस रोशनी पर जो आकाश है वो भी आनंद की में पूरी तरह से मस्त है। द ग्रास इज ब्राइट विद रेन ड्रॉप्स, और जो घास है वो बहुत चमकीली लग रही है, और इसके ऊपर क्या पड़ी हुई है, रेन ड्रॉप्स जो है वो घास पर दिखाई दे रही हैं। घास के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो बारिश की बूंदें हैं वो कितनी सुंदर लग रही हैं। ऑन द मूर्स द हेयर इज रनिंग रेस इन द मर्थ, एंड विद हर फीट शी फ्रॉम द प्लैशली अर्थ रेजेस्ट अ मिस्ट दैट ग्लिटरिंग इन द सन रन्स विद हर ऑल द वे वेन एवर शी डॉथ रन। और इसके साथ साथ वो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो सुंदर वेदर है, इस वेदर में जो हेयर है, और यहाँ पर हेयर के बारे में बताया गया, हेयर इज़ वेरी प्लेफुल। जो खरगोश है ना, वो बहुत प्लेफुल है। और इसके अलावा यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि वो जो हेयर है वो बहुत ज़्यादा खुशी से भरा हुआ है, और इस पृथ्वी पर वो झूम रहा है। और अभी तक वो ये कहते हैं कि रेजेस्ट मिस्ट दैट ग्लिटरिंग इन द सन, और जो मिस्ट है वो ऊपर की तरफ उठती है जो कि सूर्य में चमक रही होती है। कहने का मतलब जब आपने देखा होगा कि जो बारिश होती है, बारिश के बाद जब पानी पड़ता है और उस पानी पर जब सूरज की किरणें आती हैं, तो सोचो कि कितना सुंदर दृश्य लगता है। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्टैंजा नंबर 3 पर, कि जो हमारा 3rd स्टैंजा है उस पर आते हैं। I was traveler then upon the moor. I was traveler then upon the moor. I saw the hair that raised about with joy. और वो कहते हैं जब ये सब कुछ घट रहा था, ये सब कुछ हो रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, he was wandering that time. और कहाँ पर, अपॉन द मूर, उस लंसम वाइल्ड पर, उस एकांत स्थान पर जो पोएट थे वो एक तरह से घूम रहे थे चारों तरफ, और कहते हैं आई सा द हेयर दैट रेस्ड अबाउट विद जॉय। सो इट मीन्स ही वॉन्ट्स टू से ही वॉज द विटनेस ऑफ दिस ब्यूटिफुल सीन। वो इस सुंदर दृश्य के एक गवाह के रूप में थे। आई सा द हेयर दैट रेस्ड विद जॉय, मैंने उस खरगोश को देखा जो कि आनंद के साथ जो था वहां पर कूद रहा था। आई हर्ड द वुड्स एंड डिस्टेंट वाटर्स रोयर्स, मैंने
जंगल से आती हुई आवाज़ों को सुना और पानी के जो कलकल की जो ध्वनि आ रही थी उस ध्वनि को भी मैंने सुना। ओ हर्ड देम नोट एज हैप्पी एज अ बॉय, द प्लेजेंट सीजन डिड माई हार्ट एम्प्लॉय। और मुझे सुनकर भी ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो कुछ ना सुना हो, इतना अद्भुत मुझे लग रहा था। एंड इवन एट दैट टाइम आई वॉज एज हैप्पी एज अ बॉय कुड बी। और मैं उतना खुश था जैसे कि एक लड़का होता है ना, एक युवा लड़का जो होता है, यंग बॉय जो होता है, वो जो अपनी मस्ती में रहता है, अपनी दुनिया की धुन में वो अपनी लाइफ जीता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने जीवन को जी रहा था। मुझे भी ऐसा सुंदर दृश्य वहां पर लग रहा था और अंदर से दिल को एक सुखद अनुभूति हो रही थी। द प्लेजेंट सीजन डिड माई हार्ट एम्प्लॉय। और उस दृश्य ने और जो प्यारा सा वो मौसम था, उस मौसम ने मेरे दिल को पूरी तरह से जीत लिया था। माई ओल्ड रिमेम्बरेंसेस वेंट फ्रॉम मी होली एंड ऑल द वेज ऑफ मैन सो वेन एंड मेलनकॉली। और वो ये कहते हैं कि मेरे दिमाग से तब जो सारी चीज़ें होती हैं वो सभी जो पास्ट की चीज़ें थीं, द पास्ट कंप्लीटली डिपार्टेड फ्रॉम हिज माइंड, वी कैन से, कि वो कहते हैं कि मेरे दिमाग से जो पास्ट था वो पूरी तरह से निकल चुका था। एंड इवन आई हैड फॉरगेटन, वो ये कहते हैं कि मैं सब चीज़ों को भूल चुका था। जो भी दर्द होते हैं जीवन में, जो दर्द मिलते हैं, जो भी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं, उन सभी चीज़ों को, जो दुखद अनुभूति होती हैं जीवन की, उन सभी चीज़ों को मैं भूल चुका था। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं 4th पैराग्राफ पर। अब क्या कहते हैं ये, बट एज इट समटाइम्स चांस्ड फ्रॉम द माइट ऑफ जॉय इन माइंड्स दैट कैन नो फर्दर गो, एज हाई एज वी हैव माउंटेड इन डिलाइट इन आर डिजेक्शन डू वी सिंक एज लो। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि जब हम 4th पैराग्राफ से बात करेंगे 7th पैराग्राफ तक, तो आपको देखने को मिलेगा अ ग्लूमी मूड ऑफ पोइट का एक मूड ऐसा है दैट इज फुल ऑफ डिजेक्शन। और वो निराशा से क्यों भरा हुआ है, बिकॉज ही थिंक्स अबाउट द फेलियर्स ऑफ लाइफ, क्योंकि वो सोचता है जीवन की असफलताओं के बारे में, जीवन के दुखद अनुभवों के बारे में वो सोचता है। और उनको सोचकर जो पोएट है वो और ज़्यादा दुखी हो जाता है। और क्या कहता है, वो ये कहता है, बट एज इट समटाइम्स चांस फ्रॉम द माइट ऑफ जॉय इन माइंड्स दैट कैन नो फर्दर गो। जैसे कि जो माइंड्स के हमारे जो आनंद होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में जो जॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाते। आनंद का जो समय है, जो सुख का समय है, वो ज़्यादा समय तक नहीं रह पाता। और इन आर डिजेक्शन डू वी सिंक एज लो। और जितना हम खुशी में ऊपर उठते हैं उतना ही हम गम में नीचे डूब जाते हैं। तो कहने का मतलब, खुशियां ज्यादा समय तक नहीं रह पाती, खुशी में जितना हम ऊपर उठते हैं उतना ही गम की नदी में हम नीचे डूब भी जाते हैं। वो ये बात कहना चाहते हैं, टू मी दैट मॉर्निंग डिड इट हैपन सो एंड फियर्स एंड फैंसीज थिक अपॉन मी केम, डिम सैडनेस एंड ब्लाइंड थॉट्स आई न्यू नॉट नॉर कुड नेम। और वो ये कहते हैं, उस दिन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जो जितने भी फियर्स एंड फैंसीज थी अपॉन मी केम, जो जितने डर थे ये सभी मेरे ऊपर हावी होने लगे, और धीरे धीरे से जो सैडनेस थी वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। जो ब्लाइंड थॉट्स थे, जो मेरे मॉर्नफुल वेल्स थे, कुल मिलाकर दुखद भरे विचार थे, दुख भरे विचार, वो मेरे चारों तरफ आ रहे थे। आई न्यू नॉट नॉर कुड नेम। और मैं उन चीज़ों को जान नहीं पा रहा था कि मेरे साथ वो क्या चीज़ घटित हो रही थी, कैसा सब कुछ हो रहा था। सो ही वॉज क्वाइट इनकम्प्लीट। वो बिल्कुल ऐसे थे कि वो अपनी उस भावनाओं को समझ नहीं पा रहे थे एट दैट टाइम। आई हर्ड द स्काईलार्क वार्बलिंग इन द स्काई। और वो ये कहते हैं, आई हर्ड द स्काईलार्क वार्बलिंग इन द स्काई। और वो ये कहते हैं कि मैंने जो स्काईलार्क हैं उनको, स्काईलार्क को वहां पर गाते हुए सुना, आकाश में गाते हुए सुना। एंड आई बीथॉट मी ऑफ प्लेफुल हेयर। और फिर मैंने याद किया किसके बारे में, वो जो खेल रहा था, जो खरगोश था, वो जो खेल रहा था, उस हेयर के बारे में भी मैंने याद किया, उस खरगोश को भी मैंने याद किया। और फिर क्या कहते हैं, इवन सच अ हैप्पी चाइल्ड ऑफ अर्थ एम आई,
even as these blissful creatures do I fear. Far from the world I walk and from all care. But there may come another day to me, solitude, pain of heart, distress and poverty. देखिए कितना वो सब कुछ कहते हैं कि मैं कोशिश कर रहा था अपने गमों को भुलाने की। मैंने जो स्काईलार्क है उसके गाने को, उसके गीत को भी सुना। मैंने जो हेयर है, जो वो प्लेफुल मूड में था, उसके बारे में भी सोचा। और इवन एज सच अ हैप्पी चाइल्ड ऑफ अर्थ एम आई, और जिस प्रकार से मैं एक बच्चे के रूप में खुश, एक बच्चा जो होता है ना हैप्पी मूड में होता है, उस मूड में भी मैंने अपने आप को लाने की कोशिश की। इवन एज दीज ब्लिसफुल क्रिएचर्स डू आई फेयर, और जैसे कि ये क्रिएचर्स होते हैं उनकी तरह मैंने अपने आप को खुद को मोल्ड करने की कोशिश करी। फार फ्रॉम द वर्ल्ड आई वॉक एंड फार फ्रॉम ऑल केयर, और इस दुनिया से, जो भौतिकवादी जीवन होता है, उससे मैं कहीं बहुत दूर आ चुका था। फ्रॉम ऑल केयर, सभी चिंताओं से दूर था। बट देयर में कम अनदर डे टू मी, लेकिन एक दूसरा दिन भी तो मेरे लिए आना था। और वो दिन, वो समय, वो क्षण, वो किस चीज का था? सॉलिट्यूड, वो एक एकांत का क्षण था। पेन ऑफ हार्ट, वो हृदय में आने वाले दर्द का क्षण था। डिस्ट्रेस एंड पॉवर्टी, वो तनाव और गरीबी का क्षण था। कहने का मतलब दीज थिंग्स, ये जो चीजें थी, दीज थिंग्स रिमाइंड्स द पोएट, दीज थिंग रिमाइंड द पोएट्स ऑफ सॉलिट्यूड, पेन ऑफ हार्ट, डिस्ट्रेस एंड पॉवर्टी। मतलब कुल मिलाकर जो प्रकृति का सुंदर दृश्य है उसको देखकर वो स्टार्टिंग में खुश तो होता है, लेकिन उसको याद आता है कि जितना हम खुश होते हैं उतना हम गम की नदी में डूबते भी हैं। तो जितना हम ऊंचाई पर जाते हैं उतना हम नीचाई पर भी आते हैं। ये जो गम की जो दुनिया है ना, ये हमें अपनी तरफ जरूर बुलाती है, ऐसा वो यहां पर फील करते हैं। और फिर वो कहते हैं इन द पैराग्राफ 6, वो कहते हैं माई होल लाइफ आई हैव लिव्ड इन प्लेजेंट थॉट, मैंने अपनी पूरी जिंदगी को सुखद विचारों के साथ जिया। एज इफ लाइफ्स बिजनेस वर ए समर्स मूड। देखो कितनी अच्छी लाइन आती है, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। एज लाइफ्स बिजनेस वर ए समर्स मूड, क्योंकि ये जो जीवन का कार्य है ना, वो कैसा होता है? वो समर्स मूड होता है। कहने का मतलब प्लेजेंट होता है। ये जो वर्ल्डली जो लाइफ होती है, ये बहुत सुखद हमें लगती है। ये सांसारिक जीवन बड़ा अच्छा लगता है। As if all needful things would come unsought, and genial faith is still rich in genial good. But how can he expect that others should build for him, sow for him, and that his call, love him, for himself will take no heed at all? और वो इस बात को कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी जीवन को बिताना चाहता हूं। उन्होंने, जो पोइट ने अपनी जो लाइफ है वो कैसी स्पेंड की है, वो कहते हैं मैंने अपने जीवन को अनडिस्टर्ब्ड स्पेंड किया है। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कि उन्होंने इस चीज को भी रियलाइज किया कि उनकी मदद करने के लिए कोई दूसरे लोग नहीं आएंगे, क्योंकि जो गॉड है, गॉड भी अलाउ नहीं करेंगे दूसरे लोगों को कि वो किसी की दूसरे की मदद करे। तो कहने का मतलब हमें अपना काम खुद ही करना होगा। जो ये लाइन आप देख रहे हैं ना, ये लाइन्स आप देखते हैं कि विल्ड फॉर हिम, सो फॉर हिम, एंड एट हिज कॉल लव हिम, फॉर हिमसेल्फ विल टेक नो हील एट ऑल। तो कुल मिलाकर वो क्या कहते हैं कि ये जो सब कुछ है ये अपने आप ही करना होगा, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हमें अपने आप एक आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, हमें किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। एक ऐसा ही मैसेज वो यहां पर देना चाहते हैं। और फिर उनको याद आती है किसकी? वो याद करते हैं चैटरटन को। थॉमस चैटरटन की यहां पर बात की जा रही है दोस्तों। तो वो कहते हैं आई थॉट ऑफ चैटरटन, और मैंने किसके बारे में सोचा? चैटरटन के बारे में सोचा, द मार्वलस बॉय। और जो कि क्या थे? एक मार्वलस बॉय के रूप में थे। द स्लीपलेस सोल दैट पेरिस्ड इन हिज प्राइड। और वो ये कहते हैं कि वो, लेकिन क्या हुआ? वो जो एक आत्मा थी, द स्लीपलेस सोल, उनको कहकर पुकारते हैं पेरिस्ड इन हिज प्राइड, वो सभी धूमिल हो गई। कहने का मतलब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई। और इस वजह से वो उनको, मतलब यहाँ पर ये रेफर करते हैं कि कुल मिलाकर जो पोइट्स होते हैं, पोइट्स की जीवन का अंत क्या होता है कि उनको या तो मरने पर विवश कर देता है, और या फिर वो पागलपन का एक तरह से शिकार हो जाते हैं। और फिर वो कहते हैं फॉलोइंग हिज ब्लो अलोन माउंटेन साइड बाय आवर ओन स्पिरिट्स आर वी डिफाइड।
और इसके बाद फिर वो रॉबर्ट बर्न्स को रेफर करते हुए ये लाइंस बोलते हैं कि जो रॉबर्ट बर्न्स थे उन्होंने भी किस चीज़ को फेस किया, जो लाइफ का एक डिजेक्शन वाला पॉइंट होता है, एक डिसडेनफुल मूड जो होता है और कुल मिलाकर जो पॉवर्टी वाली लाइफ होती है उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया था और अंततः उनकी भी मृत्यु हो गई थी, उनकी भी डेथ हो गई थी। वो उसके बारे में बताते हैं। और इसके बाद ये लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आ सकती हैं। जब ये वो क्या कहते हैं, वी पोएट्स इन आर यूथ बिगिंस इन ग्लैडनेस बट देयर ऑफ कम इन द एंड डेस्पोंडेंसी एंड मैडनेस। कहने का मतलब वही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो ये कहते हैं हम कवि अपने जीवन को स्टार्ट करते हैं एक युवा स्पिरिट के साथ, एक यंग मूड के साथ, एक खुशी के साथ हम अपने जीवन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अंत में हमें क्या मिलता है, हमें दर्द, निराशा और पागलपन, ये चीज़ें मिलती हैं और जीवन का अंत बहुत बुरा हो जाता है। वो इस बात को कहते हैं यहाँ पर, और इस बात से अपनी बात मतलब एक जो पोएट की जो लाइफ होती है उसको एक तरह से पिक्चराइज करने की कोशिश यहाँ पर वर्ड्सवर्थ ने की है। फिर इसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 8 पर, और जहां से मैंने आपको बताया था पैराग्राफ 8 से यहां से स्टार्ट हो जाएगा लीच गैदरर के बारे में। जो एक लीच गैदरर से उनकी मुलाकात हुई थी, उस लीच गैदरर की कहानी यहां से स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। नाउ वेदर इट वर अ पिक्युलियर ग्रेस, अ लीडिंग फ्रॉम अबव समथिंग गिवन, येट इट बिफेल दैट इन दिस लॉनली प्लेस व्हेन आई विद दिस untoward thoughts had striven beside a pool bare to the eye of heaven, I saw a man before me unawares, the oldest man he seemed that ever bore grey hairs। दोस्तों यहाँ पर वो ये बताते हैं और एक ओल्ड मैन के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर वो एनकाउंटर हुआ, उनका किससे एनकाउंटर हुआ, एक बूढ़े व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई और बिल्कुल कैसा लग रहा था, वो इस प्रकार से लग रहा था कि yet it befell in this lonely place, peculiar grace leading from the above something given, yet it befell that lonely place when I with this untoward thought had striven beside a pool bare to the high of heaven, I saw a man before me unawares, the oldest man he seemed that ever wore grey hairs। और वो ये कहते हैं कि मेरी उससे बूढ़े व्यक्ति से एक से मुलाकात हुई और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, जिस बूढ़े व्यक्ति की वो बात करते हैं, वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा बूढ़ा व्यक्ति था कि मुझे लगा कि वो ओल्डेस्ट मैन होगा, सबसे बूढ़ा होगा, और दैट एवर वोर ग्रे हेयर्स, और जिसके क्या होंगे, जिसके ग्रे हेयर्स होंगे, जो सफ़ेद बाल थे उस बूढ़े व्यक्ति के। तो उस बूढ़े व्यक्ति से उनका एनकाउंटर हुआ, कहने का मतलब उनसे बूढ़े व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई थी। और वो किस प्रकार से लग रहा था, वो ऐसे लग रहा था जैसे कि एज अ ह्यूज स्टोन इज समटाइम्स सीन टू लाई, जैसे कि एक ह्यूज स्टोन होता है ना, एक विशाल एक पत्थर होता है, एक पत्थर की तरह से समटाइम्स सीन टू लाई, मतलब यहाँ पर कंपैरिजन किया है उस बूढ़े व्यक्ति का जो वहाँ पर बैठा हुआ था। वो बूढ़ा व्यक्ति किस रूप में कंपेयर किया गया, एक पत्थर के रूप में कंपेयर किया गया है, काउस्ड ऑन द बॉल्ड टॉप ऑफ एन एमिनेंस। और वो किस पर बैठा हुआ था, एक काउस्ड ऑन द बोल्ड टॉप एन एमिनेंस, एक पूरा ऊपर की तरफ वो पड़ा हुआ था, काफी एक बड़ा पत्थर था। वंडर टू ऑल हु डू द सेम स्पाई, और ऐसा लगता था कि ये इतनी ऊंचाई पर इस पत्थर को लाकर किसने रख दिया हो। तो इस प्रकार से मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति से भी मिला। बाय व्हाट मीन्स इट कुड हीदर कम एंड वेंस सो दैट इट सीम्स अ थिंग एंड्यूड विद सेंस। और ये चीज यहां पर कैसे आई, कौन इसको लेकर आया, इसको समझने के लिए जो है बहुत ज़्यादा हमें इस पर विचार करना होगा। लाइक अ सी बीस्ट क्राउड फोर्थ दैट ऑन अ शेल्फ और ऑफ रॉक और सेंड रेस्पोथ देयर टू सन इट सेल्फ। और फिर वो ये कहते हैं कि जिस प्रकार से या तो कोई समुद्र का एक बहुत विशाल जीव हो और उसको किसी शेल्फ पर या रॉक पर लाकर रख दिया जाए और फिर इंसान उस सरप्राइज में हो जाए कि भाई ये कैसे हुआ, इसको किसने रखा। तो उसी प्रकार से वो जो ओल्ड मैन था, ही वॉज लाइंग बिसाइड अ पूल अंडर द स्काई। उसी प्रकार से सूरज की रोशनी के नीचे वो व्यक्ति, वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो भी उसी प्रकार से बैठा हुआ था। कहने का मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो धूप का आनंद ले रहा था, वो धूप सेक रहा था वहां पर बैठे हुए। सच सीम्ड दिस मैन, ऐसा ही ये बूढ़ा व्यक्ति प्रतीत हुआ। नॉट ऑल अलाइव नॉर डेड,
और ऐसा लग रहा था ना तो ये पूरी तरह जीवित लग रहा था और ना ही ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो मृतक हो। नोर ऑल एस्लीप, और ना ऐसा दिख रहा था जैसे कि मानो सोया हो। इन हिज एक्सट्रीम ओल्ड एज, और ही वॉज ऑन हिज एक्सट्रीम ओल्ड एज, वो क्या था, वो पूरी तरह से ही वॉज कंप्लीटली ओल्ड, हम ये कह सकते हैं वो पूरी तरह से बूढ़ा हो चुका था। हिज बॉडी वॉज बेंट डाउन, डबल फीट एंड हेड कमिंग टुगेदर इन लाइफ्स पिलग्रिमेज, और उसका जो शरीर था दोस्तों, उसके शरीर का मतलब एक स्ट्रक्चर यहां पर उन्होंने दिखाया है, एक उसको फिजिकली यहां पर प्रेजेंट किया है कि उसकी बॉडी कैसे थी। वो ही वॉज बेंट डबल, वो डबल पूरी तरह से झुका हुआ था। एक तो होता है कि शरीर झुका हुआ, लेकिन वो पूरी तरह से झुका हुआ लग रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसके सर और पैर दोनों एक दूसरे को टच करने वाले हों, इस प्रकार से वो लग रहा था। और फीट एंड हेड कमिंग टुगेदर इन लाइफ पिलग्रिमेज, और वो कैसे जीवन की यात्रा को पूरा करते करते और वो उस कगार पर आ चुका हो कि मानो उसका सिर उसके पैरों को इस तरह से छू रहा था, तो इतना झुका हुआ वो व्यक्ति लग रहा था। वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो ऐसा लग रहा था, एज इफ सम डायर कॉन्स्टेंट ऑफ पेन और रेज ऑफ सिकनेस फेल्ट बाय हिम इन टाइम्स लॉन्ग पास्ट और मोर देन ह्यूमन वेट अपॉन हिज फ्रेम हेड कास्ट। वो ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो किसी दर्द से पीड़ित हो या फिर किसी बीमारी का वो शिकार हो, और ऐसी बीमारी जो कि उसको युवा अवस्था से ही लग गई हो और जीवन की जिम्मेदारियों को जीता जीता और वो इतना वृद्ध हो गया हो। वो इस प्रकार से लग रहा था कि कहने का मतलब जीवन की जिम्मेदारियों का पूरा बोझ उसके कंधों पर डाल दिया गया था और उन जिम्मेदारियों ने उसको क्या बना दिया, उस वृद्ध अवस्था पर इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि आज वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था और उसका जो सर था वो पैरों के तले झुक रहा था। तो इस प्रकार से वो बूढ़ा व्यक्ति प्रतीत होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हिमसेल्फ ही प्रॉप्ड लिम्स बॉडी एंड पेल फेस अपॉन अ लॉन्ग ग्रे स्टाफ ऑफ शेवन वुड, और उसने अपना पूरा शरीर के हर पार्ट, पूरी बॉडी को, और उसका शरीर जो चेहरा था वो पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बीमार व्यक्ति होता है उस प्रकार से लग रहा था। और वो एक शेवन वुड, एक लंबी चिकनी जो एक लकड़ी होती है, उस पर उसने अपने आप को खुद को टेक रखा था। एंड स्टिल एज आई ड्रू नियर विद जेंटल पेस अपॉन द मार्जिन ऑफ दैट मोरिश फ्लड, मोशनलेस एज क्लाउड द ओल्ड मैन स्टूड, द हेयर्थ नॉट द लाउड winds when they call and moved all together if it move at all। और वो इस प्रकार से वो लग रहा था जैसे कि मानो एक बादल होता है। और दोस्तों बादल भी कैसा, किस प्रकार का जो बादल होता है, जो एक ठहरा हुआ बादल होता है, बिल्कुल रुका हुआ बादल होता है, उस प्रकार से मोशनलेस एज ए क्लाउड, बिल्कुल मोशनलेस एज ए क्लाउड था। द ओल्ड मैन स्टूड, और इस प्रकार से वो खड़ा हुआ था। दैट हर्ट नॉट द लाउड विंड्स व्हेन दे कॉल, जैसे वो बादल होता है जब तेज हवाएं चलती हैं तो वो बादल उन हवाओं की आवाज़ों को नहीं सुनता, और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता उन तेज हवाओं का। उसी प्रकार से इस वृद्ध व्यक्ति को भी वहां की एक्टिविटीज का, वहां पे जो भी चल रहा था उस प्रक्रिया से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। At length himself unsetting he the pond steered with his staff and fixedly did lock upon the muddy water और look upon the muddy water। और वो क्या कर रहे थे, वो धीरे से वो जो तालाब था, तालाब के पानी को वो हिला रहा था अपनी स्टिक से, और इसके अलावा उस पानी पर टकटकी लगाकर वो देख रहा था, विच ही कौन, उस पानी को जिसने उसको अभी थोड़ा सा उसने मूव किया था, उस पानी को वो टकटकी लगाकर देख रहा था, एज इफ ही हैड बीन रीडिंग इन ए बुक। और उसको देखता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो उस पानी को ना देख रहा हो, मानो कि कोई किताब पढ़ रहा हो। इतना सुंदर वो वृद्ध व्यक्ति और इतना सुंदर वो दृश्य नजर आ रहा था। एंड नाउ अ स्ट्रेंजर्स प्रिविलेज एंड आई टुक, और अब मैंने वहां पर एक अजनबी होने का एक यहां पर फायदा उठाया, और ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि मैं एक स्ट्रेंजर था और इस सुंदर मनोरम दृश्य का मैं साक्षी था, मैं एविडेंस था कि मुझे उस लीच गैदरर से मिलने का मौका मिल रहा था। एंड ड्रॉइंग टू हिज साइड टू हिम डिड से, दिस मॉर्निंग गिव्स अस अ प्रॉमिस ऑफ अ ग्लोरियस डे। ये दोस्तों ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस लाइन को मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर गौर कीजिएगा। दिस मॉर्निंग गिव्स अस प्रॉमिस ऑफ अ ग्लोरियस डे, ये जो सुबह है
ये हमें एक वादा करती है आने वाले ग्लोरियस डे का। और मैंने ऐसा उस व्यक्ति से कहा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो तो आप मेरा जो लाइव क्लास जो चल रही है, मेरा जो ऑनलाइन बैच चल रहा है, आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं और अपनी स्टडी को अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम अपनी जो पैसेज है, पैसेज नंबर 12 की तरफ आते हैं। अ जेंटल आंसर डिड द ओल्ड मैन मेक, और उस बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही सरलता से उत्तर दिया। इन कॉर्डियस स्पीच विच फोर्थ ही स्लोली ड्रू एंड हिम विद फर्दर वर्ड्स आई दस बी स्पेक, व्हाट ऑक्यूपेशन डू यू देयर परस्यू, दिस इज अ लॉन्सम प्लेस फॉर वन लाइक यू। ere he replied, a flash of mild surprise broke from the sable orbs of his yet vivid eyes। और वो यहाँ पर वो ये भी कहते हैं कि मैंने उसे साथ ही साथ ये भी पूछा कि भाई आप काम क्या करते हो, तुम्हारा यहाँ पर काम क्या है, किस काम को तुम यहाँ पर करते हो, ये मैंने उस व्यक्ति से पूछा। और उस व्यक्ति ने स्टार्टिंग में बड़ा आंसर, एक रेस्पेक्टफुल आंसर दिया था। और कैसा आंसर दिया था? विद ए पॉज, बहुत एक चुप रहकर एक आंसर दिया, अपनी चुप्पी के साथ उत्तर दिया था। और फिर मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है। उससे मैंने पूछा, इर ही रिप्लाइड अ फ्लैश विद माइल्ड सरप्राइज, और उसने एक उत्तर दिया विद ए ग्लीम ऑफ लिटिल सरप्राइज, एक आश्चर्य के साथ। और इसके साथ साथ जो उसकी डार्क आइज के सर्कल्स थे वो भी ऐसे लग रहा था कि जैसे मानो वो भी कुछ कहना चाह रहे हो। तो वो अपनी बातों को मतलब अपने चेहरे से वो बयां कर रहा था। दोस्तों, ये जो वृद्ध व्यक्ति है हमें याद दिलाता है एसटी कॉलरिज के राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर की। जो वहां पर वो एंशिएंट मैरिनर था, उसकी जो लुक थी वो भी ऐसी ही लगती है जैसे कि मानो इस वृद्ध व्यक्ति की लुक है। लेकिन अंतर कितना है, जैसे कि मैं आपको बताता हूं कि वर्ड्सवर्थ की नेचर एक नेचुरल नेचर है, वो नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर को फॉलो करते हैं, जबकि एसटी कॉलरिज एबनॉर्मलिटी ऑफ नेचर को दर्शाते हैं, एक सुपर नेचुरल मशीनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो ओल्ड मैन था वो सुपर नेचुरल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जबकि यहां पर जो ओल्ड मैन है वो एक नेचुरल है, और जो कि जिसको वृद्ध अवस्था ने इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है कि वो अपने काम को कर रहा है, लेकिन उसके कार्य में बड़ी सरलता दिखाई पड़ रही है, वो अपने कार्य में डेडिकेटेड दिखाई पड़ रहा है। कहते हैं ना कि जब हम काम कोई जज्बे से करते हैं, जब हम काम पूरे लगन से करते हैं, तो कायनात की कोई सी भी ताकत क्यों ना आ जाए, वो हमें उस हमारे मोटो में असफल नहीं कर सकती है। और चाहे कितना ही कठिन काम क्यों ना हो, हमारे चेहरे पर खुशी रहेगी। तो यही चीज है, वो जो वृद्ध व्यक्ति है वो अपने अंदर उसी एटीट्यूड को समाये हुए है। और वो क्या कहता है, वो उत्तर देता है, हिज वर्ड्स केम फीबली फ्रॉम अ फीबल चेस्ट। और उसके जो वर्ड्स थे, जो उसने आंसर दिया था, वो एक फीबल वॉइस में दिया था, एक कमजोर, एक कपकपाती सी जो एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज होती है, उस आवाज में उसने उत्तर दिया था। और but each in solemn order followed each with something of a lofty utterance dressed, but it was all clear whatever he spoke। लेकिन जो भी उसने कहा, the word he uttered, that was quite clear, वो बिल्कुल साफ था जो भी उसने कहा था। choice word and measured phrase above the reach of ordinary man, a stately speech। और उसने ऐसी बात कही जो कि एक साधारण व्यक्ति की पहुंच से परे होती है, ऐसी बात उसने की एट स्टेटली स्पीच। और उसको वो स्टेटली स्पीच का नाम देते हैं वर्ड्सवर्थ, कि वास्तव में उसने एक बहुत शानदार स्पीच दी, उसने बहुत शानदार रूप में बोला। सच एज ग्रेव लीवर्स डू इन स्कॉटलैंड यूज, जैसे कि स्कॉटलैंड में आपने देखा होगा, जो स्कॉटलैंड के जो धार्मिक गुरु होते हैं, जो रिलीजियस पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक सुंदर शानदार स्पीच देते हैं। उसी रूप में उस वृद्ध व्यक्ति ने भी अपनी बातों को रखा और बहुत ही शानदार तरीके से उसने अपनी बातों को प्रेजेंट किया। रिलीजियस मैन हु गिव टू गॉड एंड मैन देयर ड्यूज, और जो जैसे कि धार्मिक व्यक्ति मैंने आपको बताया था कि जो बाय गॉड ग्रेस अपने ऊपर, जिनके ऊपर एक भगवान का आशीर्वाद होता है और उनके शब्दों में वो गहराई होती है, और वो गहराई हमें इस वृद्ध व्यक्ति के शब्दों में देखने को मिलती है। वो वृद्ध व्यक्ति भी उसी प्रकार से आंसर देता है और कहता है, ही टोल्ड दैट टू दीज वाटर्स ही हैड कम टू गैदर लीचेस,
अब देखिए यहां पर उसने अपनी बात का पूरी तरह से उत्तर दिया है और क्या कहता है कि वो यहां पर क्यों आया है। वो यहां पर लीचेस को इकट्ठा करने के लिए आया है। जो ये लीचेस हैं, लीचेस दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया क्रिएचर है, इंसेक्ट होते हैं और इनको, इसका मैंने थंबनेल पर भी इमेज दी हुई है तो आप उसे देख सकते हैं, पता चल जाएगा। तो वो कहते हैं कि मैं यहां पर लीचेस को कलेक्ट करने आया हूं, बीइंग ओल्ड एंड पुअर, एम्प्लॉयमेंट हैजार्डस एंड वेयरीसम। और वो बेचारा गरीब है, वृद्ध है और रोजगार की समस्या है, थका हुआ है, एंड ही हैड मैनी हार्डशिप टू एंड्योर, और बहुत कठिनाइयों का सामना वो बड़ी सरलता से कर रहा है। फ्रॉम पॉन्ड टू पॉन्ड ही रोम्ड, फ्रॉम मोर टू मोर। और क्या करता था वो, पूरे एक तालाब से दूसरे तालाब पर जाता लीचेस को ढूंढने के लिए, और एक सुनसान स्थान से दूसरे वीरान स्थान पर जाता ताकि उसको कुछ लीचेस मिल सके और उनको वो कलेक्ट कर सके और बेच सके और अपना जीवन यापन उनसे कर सके। हाउसिंग विद गॉड्स good help by choice or chance, and in this way he gained an honest maintenance। और इसमें वो क्या करता था, इस तरह से वो अपने जो क्रियाकलाप थे अपने घर को चलाता था और इसी तरह से भगवान की सहायता के द्वारा वो कोई बाय चांस उसको, मतलब बहुत ही एक ऑनेस्ट वे में, एक ईमानदार रूप में वो अपने क्रियाकलापों को करता था और अपने जीवन को वो कैरी ऑन कर रहा था, वो आगे बढ़ रहा था, अपने जीवन में आगे बढ़ रहा था। इसके बाद दोस्तों, द ओल्ड मैन स्टिल स्टूड टॉकिंग बाय माई साइड। और वो ये कहते हैं कि वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अभी भी मेरे साथ खड़ा हुआ था और मेरे से बातें कर रहा था। बट नाउ हिज वॉइस टू मी वॉज लाइक अ स्ट्रीम। लेकिन अब उसकी जो आवाज थी मुझे ऐसे लग रही थी जैसे मानो कि नदी की कोई धारा हो। Scarce heard nor word from word could I divide, and the whole body of the man did seem like one whom I had met with in a dream। और इसके अलावा उसके शब्दों को वो बयां करते हैं और उसके शरीर के बारे में बताते हैं कि वो व्यक्ति, अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ऐसा व्यक्ति तो शायद मैंने सपनों में भी नहीं देखा होगा, और लाइक अ मैन फ्रॉम सम फार रीजन सेंट, और एक ऐसा व्यक्ति जो कि कहीं एक दूसरे क्षेत्र से भेजा गया हो, टू गिव मी ह्यूमन स्ट्रेंथ बाय एप्ट एडमॉनिशमेंट। और वो व्यक्ति मेरे लिए बना था, भगवान ने शायद उसको मेरे पास भेजा था क्योंकि मैं निराशा से भरा हुआ था और वो आशा की किरण था। और वो आशा की किरण मेरे पास भगवान के द्वारा भेजी गई, मुझे अंदर की ताकत देने के लिए, अंदरूनी ताकत देने के लिए, ताकि मैं अपने जीवन की लड़ाई को लड़ सकूं। और दोस्तों यहां पर ये लाइंस हमें रिमाइंड कराती हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो प्रोस्पाइस पोएम है। आपने देखा होगा प्रोस्पाइस में किस प्रकार से वो ये कहते हैं, फियर फ्रॉम डेथ, कि मैं मृत्यु से डरूं नहीं, मैं मृत्यु से डरने वाला नहीं हूं। और वो ये कहते हैं, आई वॉज एवर ए फाइटर सो वन फाइट मोर, द बेस्ट एंड द लास्ट। मैं तो हमेशा से एक योद्धा रहा था, एक युद्ध और लड़ूंगा और ये मेरी जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ और आखिरी युद्ध होगा। जैसा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने प्रोस्पाइस में कहा था, ऐसे ही इस वृद्ध व्यक्ति की बातें कवि को ले जाती हैं पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ, और वो ले जाती हैं उनको इनर स्ट्रेंथ की तरफ, और वो बातें कवि को अंदरूनी ताकत देती हैं जिससे कि वो अपने आगे वाले जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सके। ऐसी ताकत कवि को उस वृद्ध व्यक्ति की बातों से मिलती है। My former thoughts return, the fear that kills, and hope that is unwilling to be fed, cold pain and labor, and fleshly ills, and mighty poets in their misery dead. Perplexed and longing to be comforted, my question eagerly did I renew, how is it that you live, and how and what is it you do? अब वो ये कहते हैं, अब यहां पर देखिए दोस्तों, जो पोएट्स के जो एक डिसडेनफुल मूड था वो एक तरह से फिर से लौट आया, जो दुखद विचार थे वो एक तरह से फिर से लौट आए। और वो ये कहते हैं कि मेरे जो पुराने विचार थे, जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, मेरे कष्टदायी जो विचार थे, जो मेरे दर्द भरे विचार थे, वो दिमाग में फिर से लौट आए। द फियर दैट किल्स, और वो जो डर था वो मुझे मारे जा रहा था। और जो आशा थी, आशा की तो कोई जगह ही नहीं थी। कोल्ड पेन एंड लेबर एंड ऑल फ्लैशली इल्स, सब कुछ ऐसा लग रहा था, एक दर्द,
एक मेहनत और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि सब कुछ डेड हो, ऑल एंड माइटी पोइट्स इन देयर मिजरी डेड। क्योंकि जो शक्तिशाली कवि होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग पोइट्स होते हैं, उनका अंत एक कष्टदायी मृत्यु के साथ होता है, जैसा कि वो थॉमस चैटरटन और रॉबर्ट बर्न्स की मृत्यु को लेकर बहुत ज्यादा यहां पर एक गंभीर रूप से दुखी थे। और उसी दर्द को दोबारा से यहां पर उनका दर्द जो है वो दोबारा से अलाइव हो जाता है और वो याद करते हैं उन क्षणों को। तो अब उनका जो दर्द है वो बढ़ जाता है। फिर उन्होंने बड़े एक उत्सुकता के साथ उस वृद्ध व्यक्ति से क्वेश्चन किया, माई क्वेश्चन ईगरली डिड आई रिन्यू। फिर से मैंने एक नया क्वेश्चन लिया और किया उस वृद्ध व्यक्ति से। क्या था वो? हाउ इज इट दैट यू लिव, तुम कैसे रहते हो, एंड व्हाट इज इट यू डू, और तुम ये क्या करते हो। ही विद अ स्माइल डिड देन हिज वर्ड्स रिपीट, और बड़ी मुस्कुराहट के साथ उसने कहा, एंड सेड दैट गैदरिंग लीचेस फॉर एंड वाइड, मैं तो श्रीमान, मैं तो लीचेस इकट्ठा करता हूं। श्रीमान मेरा काम क्या है? मैं तो लीचेस को इकट्ठा करने का काम करता हूं, फार एंड वाइड, इधर उधर से लीचेस इकट्ठा करता रहता हूं। ही ट्रेवल्ड स्टीयरिंग दस अबव हिज फीट द वाटर्स ऑफ द पूल्स वेयर दे अबाइड, वंस आई कुड मीट विद देम on every side, but they have dwindled long by slow decay, yet still I preserve and find them where I may। और वो ये कहते हैं, श्रीमान मैं तो ऐसा करता रहता हूँ, लीचेस को इकट्ठा करता रहता हूँ, कभी इधर जाता हूँ कभी उधर जाता हूँ, उनका इंतज़ार करता रहता हूँ, जो तालाब होते हैं वहाँ पर मैं बैठा रहता हूँ, और जहां पर वो लीचीज रहती हैं वहां पर मैं उनका इंतजार करता हूं, जब तक मुझे मिल नहीं जाती तब तक मैं इंतजार करता हूं। लेकिन श्रीमान ये बड़े दुख की बात है, आजकल लीचीज की भी जो संख्या है वो बहुत घट गई है, वो अब कम हो गई है, लेकिन फिर भी मैं उनको इकट्ठा करता हूं और जहां भी मुझे वो मिल जाती हैं वहां से मैं उनको प्राप्त करता हूं। While he was talking thus, the lonely place, the old man's shape and speech all troubled me। जब वो बातें कर रहा था इस प्रकार से, वो जो एकांत स्थान था, जो वृद्ध व्यक्ति की जो शेप थी, वृद्ध व्यक्ति का जो जेस्टर था, जो उसका बोलने का अंदाज था, वो मुझे अंदर ही अंदर एक तरह से ट्रबल कर रहा था, परेशान कर रहा था। इन माई माइंड्स आई आई सीम्ड टू सी हिम pace about the very moors continually, wandering about alone and silently, while I these thoughts within myself pursued, he having made a pause, the same discourse renewed। और वो क्या होता है, मतलब जो वो उसी तरह से अपनी बातों को वो रख रहा था, मेरे माइंड की, मेरे मस्तिष्क की अंदर उसका वो सारी बातें चल रही थी, और वो जो व्यक्ति था वो अपनी बातों को मतलब जारी किए हुए था, वॉन्डरिंग अबाउट ऑल अलोन साइलेंटली, और वो जो मेरे अंदर जो दुखद विचार थे वो धीरे धीरे अभी भी माइंड में घूम रहे थे। वाइल आई दीज थॉट्स विद इन माई सेल्फ परस्यूड, ही हैविंग मेड ए पॉज, और फिर उसने एक चुप्पी ली, सेम डिस्कॉर्स रिन्यूज, और उसी बात को जारी किया, एंड सून विद दिस ही अदर मैटर ब्लेंडेड, और बस इसी बात के साथ हमारा जो दूसरा मैटर था, हमारी जो दूसरी बातें थीं वो भी स्टार्ट हो गई, चीयरफुली अटर्ड विद डेमिनियर काइंड बट स्ट्रेटली इन द मेन, एंड व्हेन ही एंडेड आई कुड हैव लाफ्ड माई सेल्फ टू स्कॉर्न टू फाइंड इन दैट डिस्क्रिप्ट मैन सो फर्म अ माइंड। गॉड said I, be my help and stay secure, I'll think of the leech gatherer on the lonely moor। और देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे कह रहा था कि ये लीच गैदरर जो है ये एक इनर स्ट्रेंथ को लेकर आता है पोइट के अंदर, ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड को लेकर आता है पोइट के अंदर, क्योंकि जब लीच गैदरर से पोइट मिला तो उसके जो विचार थे वो परिवर्तित होने लगे, और जब धीरे धीरे लीच गैदरर ने अपने बारे में बताना चालू किया तो पोइट के अंदर चीजें बदलने लगी, माइंड में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ घूम रहा था, लेकिन दूसरे ही क्षण लीच गैदरर की बातों ने, उसके शरीर ने, उसके कार्य करने के तरीके ने, जो वर्ड्सवर्थ का एटीट्यूड था वो भी पूरी तरह से चेंज कर दिया, उसको भी पूरी तरह से बदल दिया उसके। और लास्ट में वो ये कहते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं, बी माई हेल्प एंड स्टे सिक्योर, आई विल थिंक ऑफ द लीच गैदरर ऑन द लॉनली मूर। और वो ये कहते हैं कि जब भी मैं दुखद विचारों में होऊंगा, जब भी मुझे कोई परेशानी होगी, और जब भी मुझे एक इनर स्ट्रेंथ चाहिएगी, तो मैं केवल और केवल याद करूंगा उस लीच गैदरर को, जो कि एक एकांत
उसमें स्थान पर बिल्कुल अकेला अपनी जीवन जो की यात्रा है, जीवन की यात्रा है, उसको पूर्ण करता रहता है और लीचेस को इकट्ठा करता रहता है। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से रिजोल्यूशन और इंडिपेंडेंस पोएम, जो ये पोएम है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस पोएम, इसमें स्टार्टिंग में प्रकृति का वर्णन किया गया, प्रकृति का सुंदर दृश्य दिखाया गया, फिर उसके बाद में जो पोइट है, पोइट के सैड मूड को रिप्रेजेंट किया गया। वो दुखी है कि कवियों की जो जिंदगी होती है वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी होती है, लेकिन बाद में निराशाओं से वो घिर जाते हैं और आत्महत्या तक जैसे अपराध वो करने लगते हैं और वो मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। इसके बाद वो लीच गैदरर से उनकी मुलाकात होती है। लीच गैदरर जो कि एक वृद्ध व्यक्ति है, आवाज भी उसकी बहुत कपकपाती हुई आवाज है, शरीर पूरा झुका हुआ है और इस प्रकार से झुका हुआ है जैसे कि मानो सिर पैर को छू रहे हो, इस प्रकार से उसका शरीर झुका हुआ था। लेकिन उसके अंदर एक पोटेंशियल था, वो बहुत हार्ड वर्किंग था, वो बहुत डेडिकेटेड था और वो किसी भी काम को छोटा समझने वाला व्यक्ति नहीं था और वो लीचेस को इकट्ठा करके अपना जीवन यापन वो कर रहा था। तो ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरे किसी अन्य व्यक्ति में जो उसको देख ले उसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड भर देने वाला ये व्यक्ति था, अंदरूनी ताकत लाने वाला ये व्यक्ति था। तो कुल मिलाकर कहते हैं ना कि शरीर के लिए इम्यून बूस्टर की जरूरत होती है, ऐसे ही मॉरली स्ट्रेंथ के लिए ऐसे पावरफुल व्यक्ति की जरूरत होती है जैसा कि लीच गैदरर था। तो इस लीच गैदरर ने कवि के जो पॉजिटिव एटीट्यूड था उसको वापस ले आया वो, और कवि के अंदर एक इनर स्ट्रेंथ की जो भावना थी वो पैदा हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की पोएम लीच गैदरर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जो पोएम है जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन की ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये पोएम अच्छी लगी हो और तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप हमारी लाइव क्लासेस का, जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं उनका हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑनलाइन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जल्द से ही आप अपनी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर जो आप पॉइंट टू पॉइंट जो स्पेसिफिक नोट्स हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी को लेकर, आप उन नोट्स को भी परचेज कर सकते हैं और अपनी स्टडी अच्छी तरह से कैरी ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।